मैं बिंदेश राय आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा चिल्ड्रन चॉइस नेवादा पब्लिक स्कूल की तरफ से। और बेसिक चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को डेली क्लास वर्क होमवर्क मिलेगा और उसको आप लोग रिवाइज करते रहिए और ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज भी कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट भी जरूर करिएगा, ठीक ना। तो क्लास 8 में आप लोग साइंस पढ़े हैं तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों एक में ही थी और उसकी एक ही बुक थी। एनसीईआरटी में जैसे एनसीईआरटी की हो या फिर चाहे और कोई साइड बुक रही हो, लेकिन क्लास 9 में जो आपको पढ़ने को मिलेगा साइंस, उसकी भी एनसीईआरटी की एक ही बुक है। लेकिन यदि आप साइड बुक लेते हैं तो फिजिक्स की अलग बुक, केमिस्ट्री की अलग बुक और बायोलॉजी की अलग बुक मिलेगी। यहाँ पर फिजिक्स को मैं पढ़ाता हूँ, अपना परिचय पीछे आपको दे दिया हूँ। फिर उसके बाद केमिस्ट्री संतोष सर है और बायोलॉजी आशुतोष सर आपको पढ़ाएंगे। साइंस के 3 पार्ट और 3 टीचर आपको सेवा देंगे उसमें। हाँ, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। चूंकि साइंस लिख दिया हूं तो साइंस क्या है इसको समझाना मेरा फर्ज बनता है और इसके बाद बेसिक कुछ जानकारी देते हुए फिर मैं आपको फिजिक्स की दुनिया में ले चलूंगा। साइंस एक्चुअल में है क्या? किस टॉपिक को आप साइंस कहोगे? जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। इस समय टेलीविजन पर रामायण सीरियल आ रहा है, महाभारत सीरियल आ रहा है, तो क्या रामायण को एक साइंस की विषय माना जा सकता है? क्या महाभारत को एक साइंस की विषय माना जा सकता है? ठीक है, तो रामायण और महाभारत या फिर जो और सीरियल है, क्या उसको साइंस की विषय माना जा सकता है कि नहीं? देखिए, साइंस पढ़ने वाली बात तो अलग है, लेकिन पहले साइंस को समझिए कि किस चीज को या कौन सी टॉपिक को हम साइंस के अंडर ले सकते हैं और कौन सी टॉपिक को साइंस के अंडर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो वही टॉपिक या वही सब्जेक्ट साइंस की सब्जेक्ट हो सकती है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकें। ऑब्जर्व कर सकें उसको। ऑब्जर्व करने का मतलब कि हमारे आंखों के सामने वो घटना हो, उसको हम देख सकें। अब रामायण बताइए, बहुत वर्ष पहले की बात है, बहुत सालों की बात है, ठीक है। तो वो जो रामायण की घटना है, क्या उसको हमने देखा है? हाँ, टेलीविजन में तो जरूर हम देख रहे हैं, लेकिन क्या उस रामायण को हमने देखा है? नहीं, हमारी आंखों ने उसको नहीं देखा है। तो साइंस की सब्जेक्ट वही मानी जा सकती है जिसको हम ऑब्जर्व कर सके, जिसका एक्सपेरिमेंट कर सके। ठीक है, अभी ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंट करने का मतलब क्या है, मैं वो चीज बताता हूँ। उसका उस पर कोई हम मैथमेटिकल एनालिसिस कर सके। ठीक है, तो अगर किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर उसका हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसकी मैथमेटिकल एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, और उस पर और कोई भविष्यवाणी हम कर सकें, तो वो साइंस की सब्जेक्ट मानी जाएगी। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो साइंस की सब्जेक्ट नहीं होगी। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि हमारे आंखों के सामने जैसे बारिश होती है, वर्षा होती है, रेन पड़ती है,
ठीक है, तो रेन को हम एक बार नहीं देखते, कई बार देखें, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारे आंखों के सामने हुई। अब इसके पहले पीछे देखिए, स्नो फॉलिंग हुई, बड़े बड़े ओले पड़े, तो उसको हमारी आंखों ने ऑब्जर्व किया, उसको देखा। ठीक है, वो साइंस की सब्जेक्ट हो सकती है, उसके नाम से हम कर सकते हैं कि क्यों ओले पड़े होंगे। अचानक एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डाउन हुआ होगा, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जब उनका टेम्परेचर डाउन होता है तो वो जम जाते हैं, और जब जम जाएंगे तो फिर आप ये ध्यान रखो कि अगर कोई लिक्विड फ्रीजिंग होता है, वो जमता है, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, और वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो सीधे कहाँ गिरा होगा, नीचे। किस फॉर्म में, स्नो फॉर्म में। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब कि आपकी आंखों के सामने कोई घटना होती है, उसी को कहते हैं ऑब्जर्वेशन, उसको आप देखते हो। तो रामायण को तो आप देख नहीं पाए हो, महाभारत को देखे नहीं हो, हाँ सीरियल में आपको मिलता है एक एग्जाम्पल के तौर पे कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, लेकिन क्या सच में आपने देखा है? नहीं। जब उसका ऑब्जर्वेशन ही नहीं हुआ, ठीक है, तो साइंस की सब्जेक्ट नहीं होगी, वो किसकी सब्जेक्ट होगी? ठीक है, उसको आप क्या मानोगे? स्टोरी मानोगे। ठीक है, तो रामायण और महाभारत को साइंस की सब्जेक्ट नहीं माना जा सकता। ठीक है, साइंस की सब्जेक्ट वही होगी जिसको आप क्या करो, ऑब्जर्वेशन कर सको, उसका क्या कर सको, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करने का मतलब कि जैसे बारिश हो रही है, हमने देखा कि हाँ ये वर्षा हो रही है, रेन पड़ रही है, तो क्या आप बारिश नहीं करा सकते? करा सकते हो। ठीक है, वाटर ले लो किसी बड़े से टैंक में और उसको हीट करो हाई टेम्परेचर पे, तो वो जो होगा वाटर, वो किस में कन्वर्ट होगा? स्टीम बन के ऊपर जाएगा, और ऊपर आप कुछ उसको ढकने के लिए लगा दो, तो ये देखोगे कि जो स्टीम बन करके जा रही है, फिर वहां से टकरा के फिर वो किस फॉर्म में आएगी? रेन के फॉर्म में आएगी। ठीक है, वो टप टप करके कहाँ आएगी? नीचे आएगी। वो एक्सपेरिमेंट है। वो क्या है? एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, नेचुरल फिनोमेना है। और जैसे सन से लाइट आती है, तो क्या आप लाइट नहीं बना पाए? क्यों नहीं बना पाए? टॉर्च से भी लाइट निकालते हो, इलेक्ट्रिक बल्ब उससे भी लाइट निकालते हो, एलईडी उससे भी लाइट निकालते हो। तो जितनी भी नेचुरल फिनोमेना है उसकी नकल करना, वो क्या है? एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अब देखिए बर्ड्स स्काई में क्या होती है? फ्लाइंग करती है। तो फ्लाइंग करने वाली ऑब्जेक्ट क्या ह्यूमन नहीं बनाया है, एरोप्लेन। जैसे पक्षियां आकाश में उड़ती हैं, तो एरोप्लेन को भी मनुष्य ने क्या किया? हवा में उड़ा दिया। मछलियां तैरती हैं किसमें? समुद्र में, सी में। ठीक है, वैसे ही बोट को भी मनुष्य ने क्या किया? बना दिया, वो पानी में वो भी तैरती है। तो वो एक्सपेरिमेंट हो गया, किसी चीज की नकल करके वैसा ही बना देना, उसी के जैसा बना देना, जो वो काम कर रही है वो भी वही काम करे, वो एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको देखना होगा कि उसका बिहेव कैसा है, सन से लाइट कैसे निकलती है, मछलियां कैसे तैरती। आप देखोगे ही नहीं कि मछलियां कैसे तैरती, बोट कैसे बना होगा। मच्छियां नहीं उड़ती तो आदमी की सोच उतना नहीं विकसित हो पाती, डेवलप नहीं हो पाती, तो हवाई जहाज बना ले, हेलीकॉप्टर बना ले। ठीक है, तो जिस भी चीज का आप ऑब्जर्वेशन कर सको, उसका एक्सपेरिमेंट कर सको, वो साइंस की सब्जेक्ट होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का मतलब उसको देखो। जैसे मछलियां पानी में तैर रही हैं, उसको हम ऑब्जर्व करें, हाँ देख रहे हैं कैसे तैर रही है।
स्काई में बर्ड्स फ्लो कर रही हैं, उसको हम देखते हैं कि हाँ फ्लो कर रही है, उड़ रही है, फ्लाई कर रही है, उड़ रही है। तो वैसा ही हमने भी बना दिया, बोट बना दिया, एरोप्लेन बना दिया, ट्रेन बना दिया। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट आप कर सको, उसको ऑब्जर्व कर सको, उसका मैथमेटिकल एनालिसिस कर सको। अब आप बात समझ रहे हो कि मैथमेटिकल एनालिसिस क्या है, उसका कोई फार्मूला होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे आप सुने होंगे कि 29 अप्रैल आज के ही दिन जो घटना घटने वाली है कि कोई जो है एक ऑब्जेक्ट है, यूनिवर्स का कोई ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के बहुत ही पास से गुजर रहा है। ठीक है, और उसका डायमीटर 4.1 किलोमीटर है। उसकी स्पीड कितनी है? 21,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गुजरेगा। तो ये सोचो कि अभी वो घटना आज होने वाली है 29 अप्रैल को, और इसके एक महीने के सालों से पहले से ही नासा इसकी चेतावनी दे रहा है। तो उसने क्या किया? ये भविष्यवाणी ही किया है ना कि फ्यूचर में कोई होने वाली घटना हो, ठीक है, और उस घटना की 5 साल बाद जो घटना होने वाली है उसको आज से ही बताया जा रहा है कि इस डेट को इतने बजे ये प्लेनेट या ये ऑब्जेक्ट अर्थ के बहुत ही पास से जा रहा है। ये कैसे संभव है? क्या वो लोग साधु और सन्यासी तो है नहीं? ठीक है, वो जितनी भी भविष्यवाणियां की जाती है कि आज अर्थ जो अर्थक्वेक आने वाला है, सुनामी आने वाली है, वो मैथमेटिकल एनालिसिस है, फार्मूले के थ्रू जो हम भविष्यवाणी करते हैं। तो साइंस सबको नहीं माना जाता। साइंस वही टॉपिक मानी जाएगी या वही सब्जेक्ट मानी जाएगी जिसका आप क्या करो, ऑब्जर्व करो, माने आप अपनी आंखों से देख सको। दूसरी चीज, उसका एक्सपेरिमेंट कर सको। एक्सपेरिमेंट का मतलब जैसे वो घटना हो रही है वैसे घटना आप खुद करा सको, वो एक्सपेरिमेंट कर सको। मैथमेटिकल एनालिसिस कर सको। मैथमेटिकल एनालिसिस का मतलब कि कोई फार्मूला बनाओ और उसे फ्यूचर में आप भविष्यवाणी कर सकते हो। ठीक है, वही साइंस की सब्जेक्ट मानी जाती है। ठीक, तो साइंस क्या है अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो साइंस यह ऐसे आते हैं, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, ठीक है, इज कॉल्ड साइंस, इज कॉल्ड साइंस। तो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। जो साइंस वर्ड है ये लैटिन वर्ड स्काई से बना है। स्काई, SCIR, या कुछ लोग सिंटिया भी मानते हैं। तो साइंस जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड स्काई से बना है, जिसकी मीनिंग क्या होती है? टू नो, टू नो। तो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो डीपली नॉलेज होता है, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज होता है, उसकी मैथमेटिकल हम एनालिसिस कर सके, वो क्या कहलाता है? नॉलेज। तो साइंस क्या है? एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। और साइंस जो लैटिन वर्ड से बना हुआ है, साइंस जो है लैटिन वर्ड स्काई से बना हुआ है, जिसकी मीनिंग क्या होती है? टू नो होती है। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या होती है? टू नो होती है। अब बात आती है साइंस सिटी। भारत की साइंस सिटी किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को। बेंगलुरु जो है भारत की क्या है? साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है।
साइंस के फादर कौन है? फादर ऑफ साइंस ठीक है। तो किसको माना जाता है? मैथमेटिक्स को। और मदर ऑफ साइंस किसको माना जाता है? मदर ऑफ साइंस जियोग्राफी को। जियोग्राफी ठीक है। हाँ, ये सब्जेक्टली मैं बता रहा हूँ, आप लोग अन्यथा ना लीजिएगा। फादर ऑफ साइंस किस सब्जेक्ट को माना जाता है? मैथमेटिक्स को। मदर ऑफ साइंस किस सब्जेक्ट को माना जाता है? जियोग्राफी को। अगर आप साइंटिस्ट के टर्म में देखें तो फादर ऑफ साइंस ह्यूमन बीइंग के रूप में। ये जो सब्जेक्टली मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये सब्जेक्टली ना दे रहा हूँ कि फादर ऑफ साइंस किस सब्जेक्ट को माना जाता है। विच सब्जेक्ट इज नोन एज फादर ऑफ साइंस? मैथमेटिक्स। Which subject is known as mother of science? Geography. ठीक है। Which scientist is known as father of science? तो father of science, father of science. Which scientist is known as फादर ऑफ साइंस? तो न्यूटन, ठीक है, न्यूटन, गैलीलियो और आइंस्टीन। आइंस्टीन को माना जाता है। तो न्यूटन, गैलीलियो और आइंस्टीन को फादर ऑफ साइंस माना जाता है। ठीक है। फिर इसमें मैं बता दे रहा हूं कि विच सब्जेक्ट इज नोन एज फादर ऑफ साइंस? मैथमेटिक्स। विच सब्जेक्ट इज द मदर ऑफ साइंस? जियोग्राफी। विच साइंटिस्ट आर फादर ऑफ साइंस? न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टीन। ठीक है, इनको माना जाता है। समझ में बात आ रही है? एक बार फिर देख लीजिए। विच सब्जेक्ट इज नोन एज फादर ऑफ साइंस? मैथमेटिक्स। विच सब्जेक्ट इज मदर ऑफ साइंस? जियोग्राफी। विच साइंटिस्ट आर फादर ऑफ साइंस? तो न्यूटन, गैलीलियो और आइंस्टीन। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा पार्ट्स ऑफ साइंस। पार्ट्स ऑफ साइंस। ठीक है। पार्ट्स ऑफ साइंस क्या है? तो पार्ट्स ऑफ साइंस, साइंस के कितने पार्ट्स हैं? तो देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ साइंस। पहला है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस। सेकेंड है लाइफ साइंस और थर्ड है अर्थ साइंस। थर्ड है अर्थ साइंस। तो पार्ट्स ऑफ साइंस में देख लीजिए फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस और अर्थ साइंस। ठीक है। फिजिकल साइंस क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर स्टडी अबाउट नॉन लिविंग सिस्टम। फिजिकल साइंस क्या है? फिजिकल साइंस इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच we are study about non-living system। non-living system का मतलब
कि जिसमें लाइफ नहीं हो। जिसमें भी लाइफ नहीं हो उनकी स्टडी जो है हम किसमें करते हैं, फिजिकल साइंस में। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप सोप लगाते हो, साबुन, तो जो साबुन की स्टडी करते हैं, साबुन बनाने का जो मेथड होता है, शैम्पू बनाने का मेथड होता है, यूरिया क्या है, नॉन लिविंग, डाई क्या है, नॉन लिविंग, ठीक है, बस क्या है, नॉन लिविंग, फैन क्या है, नॉन लिविंग, ठीक है, ये मार्कर क्या है, नॉन लिविंग, इंजेक्शन क्या है, नॉन लिविंग, एक्सरे मशीन क्या है, नॉन लिविंग, ट्रेन क्या है, नॉन लिविंग। तो जितने भी नॉन लिविंग है उनकी स्टडी आप किसमें करोगे, फिजिकल साइंस में। मैं पूछूं कि ट्रैक ऑफ ट्रेन का जो ट्रैक है भाई, उसको भी बनाने में तो साइंस यूज की जाती है। धीरे धीरे आप साइंस की स्टडी करोगे तो जान जाओगे कि ट्रैक को क्यों जो उनके बीच में गिट्टर वगैरह डालते हैं, धीरे धीरे आपको नॉलेज होगा। बुद्ध से सागर बनता है। तो धीरे धीरे आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। और साइंस क्या चीज है, मैं रियली में आपको ये चीज बहुत बेहतर ढंग से सिखा दूंगा। तो अब जैसे ट्रैक है, मैं बात कर रहा था ट्रैक, तो ट्रेन जिस ट्रैक पे चलती है वो ट्रैक किस में आएगा, किस साइंस में आएगा, लाइफ साइंस में आएगा या साइंस में आएगा। तो ट्रैक कैसा है, नॉन लिविंग, वो किस में जाएगा, फिजिकल साइंस में। हेलीकॉप्टर किस में जाएगा, क्या उसमें लाइफ है, नहीं, वो फिजिकल साइंस में जाएगा। तो जितने भी ट्रक है, बस है, ट्रेन है, बुलेट है, कार है, फैन है, टीवी है, कंप्यूटर है, जितनी भी जांच की मशीनें आती हैं, एक्सरे है, स्नोग्राफी है, ये सब फिजिक्स बनाती है, ये फिजिक्स में आती है। फिजिक्स क्या अभी आप लोग नहीं जानते होंगे, तो ये सब फिजिक्स की सब्जेक्ट है, हमारे फिजिकल साइंस में आएंगे। तो जितने भी नॉन लिविंग हैं उनकी जो स्टडी है, ठीक है, वो नॉन लिविंग सब्जेक्ट की या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की स्टडी हम किसमें करते हैं, फिजिकल साइंस में करते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ साइंस आप नोट कर लो। फिजिकल साइंस क्या हम सुनते हैं, फिजिकल साइंस की डिफिनेशन मैं राइट कर देता हूँ कि फिजिकल साइंस इज द साइंस इन विच वी आर स्टडी अबाउट नॉन लिविंग सिस्टम। ठीक है, बाकी ये साइंस आपको मिलेगी इसमें भी, ठीक है, बायोलॉजी पर पढ़ाएंगे, अर्थ साइंस आपको और आगे मिलेगी। तो देखिए मैं फिजिकल साइंस के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिजिकल साइंस क्या है, फिजिकल साइंस to the branch of science, the branch of science in which we are study about non-living system is called physical science. So the branch of science in which we are studying about non-living system is called physical science. Non-living system में आपको बता दें, जैसे मोबाइल है, जिस मोबाइल से वीडियो बन रही है, जिस माइक्रोफोन से आप लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, ये बताइए मोबाइल क्या है। जिस स्टैंड पर ये मोबाइल रखी गई है वीडियो बनाने के लिए, वो स्टैंड किस में आएगा, नॉन लिविंग, उसमें लाइट तो है नहीं, नॉन लिविंग। ये फोन, माइक्रोफोन, कॉर्नर माइक, ये क्या नॉन लिविंग है, नहीं, इसमें कोई लाइफ नहीं है, ये नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग सिस्टम जितने भी होंगे, ठीक है, वो सब फिजिकल साइंस में जाएंगे। स्टोव, कुकर, ठीक
ठीक है, कढ़ाई, समझ रहे हैं ना। आपके जो घर में बर्तन वगैरह सब नॉन लिविंग ही तो है। फ्रिज हो गई, एसी हो गई, वो सब किस में जाएगी? फिजिकल साइंस में जाएगी। तो फिजिकल साइंस इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर स्टडी अबाउट नॉन लिविंग सिस्टम, इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, साइंस वही सब्जेक्ट होती है जिसका आप क्या कर सके, ऑब्जर्वेशन कर सके। ऑब्जर्वेशन का मतलब उसको आप अपनी आंखों से देखें, ठीक है, या फिर किसी यंत्र की सहायता से देखें, किसी मशीन की सहायता से देखें, लेकिन देखें जरूर। उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके। एक्सपेरिमेंट करने का मतलब कि जिस तरह वो बिहेव कर रही है आप अपने लैब में उस तरह बिहेव को दिखाइए। उसकी एनालिसिस कर सके। एनालिसिस करने का मतलब कि वो कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, उसकी स्पीड कितनी है। अब जैसे कोरोना वायरस है, ये पूरी दुनिया में तबाही मचा दिया है, ठीक है। क्या इस वायरस की शेप को साइंस ने नहीं देखा? देखा है। आपके देखिए टेलीविजन के स्क्रीन पर कोरोना वायरस की शेप आती है। हाँ, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते उसको, लेकिन माइक्रोस्कोप की सहायता से उसको देखा जा सकता है। उसकी लेंथ कितनी है उसको देखा जा सकता है, ठीक है। उस पर लैब में एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। जिस दिन एक्सपेरिमेंट आपका सही निकल गया उस दिन उसका इलाज बन जाएगा, उसकी वैक्सीन बन जाएगी। उसके इफेक्ट को कितनी रफ्तार से फैल रहा है, ठीक है। ये सारी प्रिकॉशंस आपको कैसे बताई गई कि जो 1 मीटर 1.5 मीटर की दूरी पे रही, ये हवा में तो बात कहीं नहीं गई, ठीक है। खाने के पहले साबुन से या नाक या मुंह को छूने के पहले साबुन से अपने हाथ को सैनिटाइजर करिए, साबुन से धुलिए। ये प्रिकॉशंस जो आपको बताए जा रहे हैं डेली के डेली, न्यूज वाले बता रहे हैं या फिर कोई स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से फोन आ रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री बता रहे हैं, ये प्रिकॉशंस हवा में नहीं बताए जाते हैं, ठीक है। उस वायरस पे स्टडी चल रही है और उसका जैसे जैसे बिहेव हो रहा है, वो कैसे फैलता है, कितनी, अब छींकने से क्या होगा कि जो भी लिक्विड निकलता है किसी के हाथ पे चला गया, ठीक है, तो उसमें वायरस होंगे। अब मान लीजिए उसके हैंड को आप पकड़े तो आपके हाथ में चिपक गए, हाथ को अच्छी तरह से सैनिटाइजर नहीं किए, धुले नहीं, तो मुंह पे ले गए, नाक पे ले गए, तो वायरस मुंह या नाक की सहायता से या आंख की सहायता से आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी चीजें बताई गई है क्या बिना एक्सपेरिमेंट के? नहीं, ठीक है। उसकी एनालिसिस जिस दिन ठीक ढंग से हो गई, ठीक है, उस वायरस का वैक्सीन बन जाएगी। क्या नहीं बनने लायक रहेगी तो फिर सावधानी यही है, यही जीवन बचाएगी हम लोग की। तो फिर साइंस का मतलब ये कहानी नहीं, इसका ठोस प्रमाण होना चाहिए कोई। अब मैं कह दिया कि ठीक है, किसी भी आदमी को जितनी भी हाइट तक फेंको वह नीचे ही आएगा, ये मैं किस चीज से कहा? ठीक है, चलो मैं यहां से फेंक दिया किसी भी आदमी को, बहुत हाइट, बहुत ऊपर तक गए, ठीक है, वो नीचे भी आ गए। यही बात मैं हिमालय पर्वत से जो है माउंटेन ऑफ हिमालय से गया और वहां से फेंक दिया उसको, ऊपर गई फिर नीचे आ गई। तो फिर ये का मतलब कोई भी बात जब हम करते हैं तो उस बात के हमारे पास क्या हो, प्रमाण होने चाहिए। कोई पूछेगा कि कैसे आपने ये चीज कर दिया, तो उसको बताने की, उसको समझाने की हमारे पास क्या होने चाहिए, प्रमाण होने चाहिए। तो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर स्टडी अबाउट नॉन लिविंग सिस्टम इज कॉल्ड फिजिकल साइंस, ठीक है। फिजिकल साइंस के पार्ट आपको बता दे रहा हूँ। आज ये वीडियो ही समाप्त करूंगा, फिर आप लोग डेली मेरी वीडियो देखिए। फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वीडियो को डेली आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही वीडियो आपके मोबाइल पर भेजा जाता है स्कूल की तरफ से, उसको आप जरूर देखिए और लाइक करिए।
आपको बताएंगे फिजिकल साइंस के बारे में। फिजिकल साइंस तो फिजिकल साइंस क्या है कि फिजिकल साइंस is the branch of science in which we are study about non-living system। तो जितने भी नॉन लिविंग सिस्टम है इनकी स्टडी जो है हम लोग किस में करते हैं, फिजिकल साइंस में करते हैं। नॉन लिविंग सिस्टम का मतलब कल हम आप लोगों को बताए थे कि जैसे फैन है, कूलर है, इसमें लाइफ नहीं होती, फैन में भी लाइफ नहीं है, कूलर में भी नहीं है, फ्रिज में भी नहीं है, एसी में भी नहीं है। ठीक है, तो जितने भी नॉन लिविंग सिस्टम होते हैं उनकी स्टडी हम किस में करते हैं, फिजिकल साइंस में करते हैं। तो फिजिकल साइंस is the branch of science in which we are studying about non-living system। फिजिकल साइंस में किसकी स्टडी करते हैं, जो नॉन लिविंग होती है। ठीक है, अब इसके बाद पार्ट्स ऑफ फिजिकल साइंस क्या है, इसको आप लोग देखिए। पार्ट्स ऑफ फिजिकल साइंस, पार्ट्स ऑफ फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ फिजिकल साइंस। फर्स्ट नंबर पर फिजिक्स, सेकेंड नंबर पर आता है केमिस्ट्री और थर्ड नंबर पर आता है एस्ट्रोनॉमी। तो पार्ट्स ऑफ फिजिकल साइंस, देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ फिजिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोनॉमी। हम आप लोगों को पढ़ाएंगे फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। फादर ऑफ फिजिक्स किसको लेट किया जाता है, किसको माना जाता है, तो फादर ऑफ फिजिक्स जो है न्यूटन को, गैलीलियो को और आइंस्टीन को लेट किया जाता है। तो फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन, गैलीलियो और आइंस्टीन को माना जाता है। ठीक है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें हम वर्क और एनर्जी की स्टडी करते हैं, ओनली वर्क और एनर्जी की स्टडी करते हैं और इनके बीच जो रिलेशन होता है तथा इनसे रिलेटेड जो अदर फिनोमिना होते हैं उन्हीं की स्टडी हम करते हैं। तो फिजिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके अंडर में हम वर्क, ठीक है, एनर्जी और वर्क और एनर्जी से रिलेटेड जितनी भी फिनोमिना होती हैं और उनके ऑपरेशंस जो होते हैं
उनकी स्टडी करते हैं। आप लोग क्लास 8 से पढ़ करके आए होंगे, तो आप पहले जान जाओ कि फिजिक्स में किसकी स्टडी करेंगे, पूरी फिजिक्स में। तो जवाब होगा कि वर्क और एनर्जी के बारे में हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। वर्क क्या है, बात आती है कि वर्क क्या है, फिर बात आएगी कि एनर्जी क्या है और इनके बीच किस टाइप का रिलेशन होता है, इनके ऑपरेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो वर्क का मतलब कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वह ऑब्जेक्ट अगर फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाती है तो उसको हम वर्क कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद यदि वह ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाती है तो उसको वर्क कहते हैं। और ऐसा जो वर्क होता है उसे पॉजिटिव वर्क कहा जाता है। एनर्जी क्या है? अब जैसे आप कहते हैं कि आज हमने बहुत काम किया और काम करते करते थक गए। ठीक है, काम करते करते आप क्या हो गए, थक गए। तो आपने वर्क किया और वर्क करने के बाद जो आपको टायर्ड, जब आप टायर्ड हो जाते हैं, ठीक है, थकान को फील करते हैं, तो इसका मतलब कि आपकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। जो वर्क किए उस वर्क को करने में आपकी एनर्जी क्या हुई, लॉस हुई। ठीक, एनर्जी क्या चीज है, जो हमको वर्क करने की कैपेसिटी देती है, which it gives us to work done, which it gives us to work done, तो capacity to do work is known as energy। वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है वो एनर्जी होती है। जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर की हम रेस करवा दी और उसमें 2 स्टूडेंट्स को हमने लिया, ठीक है, सेम टाइम पर, और 5 किलोमीटर की हमने रेस करा दी, तो उसमें जो फर्स्ट स्टूडेंट है, ठीक है, उस 5 किलोमीटर की रेस को 15 मिनट में कवर कर लेता है, और जो सेकेंड स्टूडेंट है वो 5 किलोमीटर की रेस को 12 मिनट में कवर करता है। तो एनर्जी किसके पास ज्यादा होगी, जो 12 सेकेंड में 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है। क्यों? क्योंकि टाइम कम ले रहा है, डिस्टेंस उतना ही, तो कम टाइम में ज्यादा वर्क कर रहा है। तो जब कम टाइम में ज्यादा वर्क कर रहा है तो वो बताइए उसके पास एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो किसी भी, ठीक है, मशीन्स के पास या इंस्ट्रूमेंट के पास या ह्यूमन बीइंग के पास कितनी एनर्जी है, अगर ये चीज हमको चेक करना है तो उससे हमको क्या कराना पड़ेगा, वर्क कराना पड़ेगा। और वो जितना कम टाइम में ज्यादा वर्क करेगा, जितना ज्यादा वर्क करेगा कम टाइम में, मिनिमम टाइम में, उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो बहुत ही लंबा हो, तगड़ा हो, दौड़ने में भी तेज हो, पढ़ने में भी तेज हो। ठीक है, वो कुश्ती में तो तेज है, पटक देता है सबको, ठीक है, लेकिन रनिंग के मामले में वो तेज नहीं होगा, कोई दूसरा व्यक्ति तेज है। पढ़ने के मामले में कोई दूसरा व्यक्ति तेज है। तो इससे आप ये कर सकते हो कि हर मामले में, अलग अलग मामले में, किसी भी व्यक्ति के पास जो एनर्जी होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, तो एनर्जी का मतलब कि वर्क करने की कैपेसिटी, कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, तो जितना ज्यादा कोई वर्क करता है उसके पास एनर्जी उतना ही ज्यादा रहती है। और वर्क क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के बाद यदि वह ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। अब बात आती है कि वर्क और एनर्जी के बीच रिलेशन कैसा होता है। ठीक है, अगर आपके पास एनर्जी कम है, आप 2, 3, 4 दिन से भूखे प्यासे हैं, तो वर्क नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि आपके पास एनर्जी कम है। एनर्जी मिलती कहाँ से? फूड से मिलती है। आप भोजन नहीं किए, वाटर नहीं किए, फूड नहीं देखिए, तो आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी नहीं ज्यादा। जब आपकी बॉडी में एनर्जी ज्यादा नहीं आएगी, ठीक है, तो आप वर्क नहीं कर पाओगे। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ एनर्जी और वर्क का। जैसे फैन है, आपके घर में फैन है, चाहे वो सीलिंग फैन हो, चाहे टेबल फैन हो, चाहे वॉल फैन हो, वो फैन आपको क्या करता है? हवा देता है, इसीलिए हम अपने घर में उसको लगाते हैं। तो फैन को चलने के लिए किसकी जरूरत है? करंट की। करंट क्या है? एनर्जी। वह एनर्जी आती है फैन में और फैन को क्या कराती है? रोटेट कराती है। तो जो फैन जब रोटेट होता है तो एयर में क्या डिस्टरबेंस पैदा करता है। वो डिस्टरबेंस एयर के रूप में या हमारे ऊपर आती है, ठंडी ठंडी हवा बनती है, ठीक है। अब जैसे मोबाइल से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, तो ये जो मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, ये पूरे सिस्टम को रिकॉर्ड करने के लिए, हमारी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। इस मोबाइल में एनर्जी होनी चाहिए। किस टाइप की एनर्जी? मोबाइल को आप चार्ज करके रखते हैं, अगर मोबाइल चार्ज ना हो तो फिर इसको कैसे रिसीव करेगी, इसकी वीडियो कैसे बनाएगी? तो वीडियो बनाना भी एक वर्क हुआ है, ठीक है। और इस वर्क को करने के लिए क्या एनर्जी की जरूरत है? आपके पास बाइक है, बाइक बहुत महंगी है, ठीक है, लेकिन उसको जब आप चलाएंगे तो चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? पेट्रोल की। पेट्रोल क्या एनर्जी है जो बाइक को क्या करता है? चलाने का काम करता है, ठीक है। तो एनर्जी से क्या होता है? वर्क। और वर्क से कैसे एनर्जी मिलती है? अब जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर में केमिकल एनर्जी होगी, ठीक है। लेकिन अगर इस मार्कर पर हम वर्क करें, इस पे फोर्स लगा करके और किसी को चला करके या किसी के ऊपर हम थ्रो कर दें, तो मार्कर में कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक एनर्जी आएगी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट वन प्लेस से अदर प्लेस पे जाती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है। तो जब ये मार्कर बहुत तेजी से जाके टकराएगा तो उसको क्या लगेगी? चोट लगेगी। तो हमने इस मार्कर पे कैसा वर्क किया? फेंकने का वर्क किया, मार्कर को थ्रो करने का वर्क किया। तो जो मार्कर को थ्रो करने का वर्क किया उसके कारण इस मार्कर में क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी ही जाकर के उसको दूसरे ऑब्जेक्ट को चोटिल कर देती है। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द branch of science, is the branch of science, in which we are studying about work and energy, work and energy and relation between them, and relation between them, ठीक है। या फिर इसकी दूसरी डिफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। सेकेंड डिफिनेशन, स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर is called physics, is called physics. So study of nature is called physics, or physics is the branch of science in which we are studying about work and energy and relation between them. तो फिजिक्स की ये फर्स्ट डिफिनेशन है और ये वाली सेकेंड डिफिनेशन है। आप लोग नोट करते चलिए और इसको नोट करते हुए फिर इसके नोट्स आपको बनाने चाहिए। जब हम आपसे नोट्स देखने के लिए मांगेंगे तो आप मोबाइल पर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। जो ग्रुप मैसेज जाता है इस नंबर से
उसी नंबर पर आप लोग इसको सेंड कर देंगे। तो ये हो गई फिजिक्स। फिर से व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। जो नेचर का हम स्टडी करेंगे वो फिजिक्स है। हमारे चारों तरफ जो भी है, एयर है, वाटर है, ठीक है, सन है, मून है, स्टार्स है, प्लैनेट्स है, तो ये सब नेचर में ही आते हैं। और यहाँ तक कि हम लोग भी नेचर से परे नहीं है, हम लोग भी नेचर में ही आते, ठीक है। इसकी सेकेंड डिफिनेशन क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी आर स्टडी अबाउट वर्क एंड एनर्जी एंड द रिलेशन बिटवीन देम। अब आप लोग बताएंगे फिजिक्स में वर्क और एनर्जी के ही बारे में स्टडी किया जाता है। वर्क क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगाते हैं और वह ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में हट जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है, तो उसी को कहते हैं वर्क। हाँ, वर्क के टाइप्स कितने हैं? कितने टाइप्स का वर्क होता है, ठीक है, हम इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे डस्टर है, अब इस डस्टर पर हम फोर्स अपने हैंड से लगा रहे हैं और इस डस्टर पर फोर्स अपने हैंड से लगा रहे हैं इसको ऊपर ले जाने के लिए, और डस्टर अगर ऊपर चला जाता है तो वर्क हमने किससे किया है? डस्टर पे किया है। किसको ऊपर ले जा रहे हैं? डस्टर को। तो वर्क किस पर किया है? डस्टर पर किया है। कैसा वर्क है? पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, यदि उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, तो वह वर्क पॉजिटिव होता है, वह वर्क पॉजिटिव होगा। और अगर मान लीजिए डस्टर पे हम ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और डस्टर कहाँ जा रहा है? नीचे, तो वर्क कैसा हो जाएगा? निगेटिव। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगाएं और ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं होती है, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है, तो वर्क निगेटिव होगा। और फोर्स के डायरेक्शन में अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वर्क कैसा होगा? जीरो। जैसे वॉल है, इस वॉल पे हम फोर्स लगा रहे हैं और वॉल में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वर्क कैसा होगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। पॉजिटिव का मतलब कि अगर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नेगेटिव वर्क। और किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो ही ना, तो वर्क कैसा होगा? जीरो होगा, ठीक है। इसके बाद एनर्जी क्या है? एनर्जी कैपेसिटी टू डू, वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, वही एनर्जी होती है। जितना ज्यादा हम वर्क कर सकते हैं एनर्जी उतना ही ज्यादा होगी, जितना कम वर्क करेंगे एनर्जी उतना ही कम होगी, ठीक है। वर्क को किसमें मेजर किया जाता है? जूल में। एनर्जी को किसमें मेजर किया जाता है? जूल में। मेजर करने का मतलब मापना, कितनी है उसी को मेजर करना कहते हैं। अब इसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्वांटिटीज। क्वांटिटीज क्वांटिटीज क्या होती है? अब क्वांटिटीज की डिफिनीशन देने के पहले हम लोग पहले समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि इस मार्कर की लेंथ कितनी है, इस मार्कर की लेंथ कितनी है, तो क्या इसको मेजर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? तो हम बता सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। तो मार्कर की लेंथ कितनी है इसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है,
ये जैसे हमको पता करना है कि मार्कर की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो मार्कर की लेंथ कितनी है इसको मेजर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कितना सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, कितना मीटर इसकी लेंथ है। मार्कर की थिकनेस कितनी है इसको भी मेजर कर सकते हैं, कितना मिलीमीटर इसकी थिकनेस है। हमारी हाइट कितनी है इसको भी मेजर कर सकते हैं, इस रूम की हाइट कितनी है इसको भी मेजर कर सकते हैं। तो जिसको आप मेजर कर सकते हो या जिसको काउंट कर सकते हो, ठीक है, वो क्या कहलाती है, क्वांटिटीज। जिसको आप मेजर कर सकते हैं या जिसको काउंट कर सकते हैं वो क्वांटिटीज, ठीक है। जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया कि सन से अर्थ की डिस्टेंस कितनी है, तो क्या इसको मेजर कर सकते हैं? हाँ, मेजर कर सकते हैं। 1 AU होती है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ कितनी होती है? 1 AU। 1 AU को कहते हैं, AU को कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो सन से अर्थ की डिस्टेंस को भी मेजर किया जा सकता है। हाँ, हमने कह दिया कि हिंद ओशियन में या प्रशांत ओशियन में कितना लीटर वाटर है इसको मेजर किया जा सकता है। क्या किसी समुद्र में कितना लीटर पानी है उसको मेजर कर सकते? नहीं कर सकते, उसको मेजर नहीं किया जा सकता। जब उसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, तो वह क्वांटिटी नहीं होगी। स्काई में कितने स्टार्स हैं, ठीक है, क्या उसको काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाउ मेनी स्टार्स इन द स्काई या इन द यूनिवर्स, ठीक है, क्या उसको मेजर कर सकते? नहीं कर सकते, तो वो क्वांटिटीज नहीं है। तो जिसको आप मेजर कर सकते हो या जिसको काउंट कर सकते हो वो क्या है? क्वांटिटीज। तो इसकी डिफिनेशन होगी कि विच आर मेजरेबल आर काउंटेबल, काउंटेबल इज कॉल्ड quantities, are called quantities, are called quantities, quantity। तो quantities क्या होती है? which are measurable, are countable, which are called, ठीक है, are called quantities। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए, क्वांटिटीज की डिफिनीशन। आगे देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट रीडिंग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? जिनकी स्टडी फिजिक्स में की जाती है, जिनका मेजरमेंट फिजिक्स में किया जाता है, जिनकी काउंटिंग फिजिक्स में की जाती है, वो क्या होंगी? फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच आर मेजरेबल, आर काउंटेबल इन ओनली फिजिक्स, इज कॉल्ड फिजिकल quantities। तो physical quantities are those quantities which are measurable, are countable in only physics, are called physical quantities, ठीक है। As example, force की स्टडी और इसका मेजरमेंट फिजिक्स में करेंगे। प्रेशर, प्रेशर का जो मेजरमेंट है, ठीक है, फिजिक्स में करेंगे, इसकी स्टडी फिजिक्स में करेंगे। डेंसिटी, इसकी स्टडी भी फिजिक्स में करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, इसकी स्टडी फिजिक्स में करेंगे, ठीक है।
तो जिनकी स्टडी हम फिजिक्स में करेंगे वो होती है फिजिकल क्वांटिटीज। तो फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गई, इलेक्ट्रिक करंट हो गई, बहुत सारे हैं, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच आर, ठीक है, काउंटेबल आर मेजरेबल इन फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जांपल क्या है? फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, स्पीड, ठीक है, ये सब क्या है आपको मैं पढ़ाऊंगा, घबराइएगा मत। फोर्स क्या है, प्रेशर क्या है, डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्पीड क्या है, ये सब साइंस में ही आएंगे, फिजिक्स में आएंगे, और इनको आप तो आगे धीरे धीरे मैं पढ़ाता रहूंगा। तो स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है, एक्सीलरेशन, ये सब, तो इनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सबके बारे में दे देता हूँ। फोर्स क्या है? फोर्स जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज कर सकता है। जैसे ये देखिए फिंगर है, इस पे फोर्स लगाया, इसकी शेप क्या होगी? चेंज होगी, साइज क्या होगी? चेंज होगी, ठीक है। तो फोर्स जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज में चेंज कर सकता है, चेंज करने का अटेम्प्ट कर सकता है, और यहाँ तक कि किसी भी रेस्ट पोजीशन में रहने वाली ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, या जो ऑब्जेक्ट मोशन में होगी उसको रेस्ट में ला सकता है, ठीक है। प्रेशर क्या है? अब ये देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम इनसाइड अंदर की तरफ उससे फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होता है? प्रेशर, ठीक है। अब जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इससे हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं इनसाइड, तो ये क्या कहलाएगा? प्रेशर होगा। डेंसिटी क्या होती है? ठीक है, जैसे सपोज कर लो कि इतनी बड़ी डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है, और इसमें, ठीक है, ए से बी के बीच में 2 बस है। कितनी बसेज हैं? 2 बसेज हैं। अब ए से बी के बीच में 3 बसेज आ जाए, एक और बसेज आ जाए 4 बस, तो 4 बसेज हो गई। ए और बी के बीच में कितनी बसेज हो गई? 4 बसेज हो गई। तो पहले कितनी बसेज थी? 2 थी, अब कितनी हो गई? 4। डिस्टेंस वही है, इनके बीच में कितनी बसेज आ गई? 4। तो यहाँ डेंसिटी ऑफ बसेज क्या हो गई? बढ़ गई। एरिया वही है, एरिया उतना ही है, लेंथ उतना ही है, ठीक है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ बसेज क्या हो गए? इंक्रीज हो गए, बढ़ गए। तो डेंसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? आप करंट का मतलब जानते हुए एनर्जी जो फैन को चला देता है, टीवी को चला देता है, एसी को चलाता है, समझ में आने की नहीं? तो ये इलेक्ट्रिक करंट का काम है। स्पीड क्या है? जितनी तेजी से आप भाग रहे हो, कितनी तेजी से भाग रहे हो, उसको मेजर करोगे तो वो स्पीड होगी। हाँ, भाग रहे हो, किस डायरेक्शन में भाग रहे हो? नॉर्थ डायरेक्शन में भाग रहे हो कि साउथ डायरेक्शन में भाग रहे हो, वो क्या है? वेलोसिटी। भागना स्पीड है, लेकिन डायरेक्शन विद डायरेक्शन भागना है, तो वो वेलोसिटी हो जाएगी। और एक्सीलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। कभी तेजी से भाग रहे हो, कभी स्लो भागे, फिर तेजी से भागे, फिर स्लो भागे, तो जो कम तेज हो रहा है, स्पीड जो कम तेज हो रही है, वो क्या कहलाएगी? एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगी एक्सीलरेशन। फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। इसके बाद इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए। फिजिकल क्वांटिटीज की डिफिनेशन क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज की डिफिनेशन। फिजिकल क्वांटिटीज are those quantities which are measurable
measurable which are measurable and countable तो physical quantity are those quantities which are measurable and countable are called physical quantities are called physical quantities PQ का मतलब होता है physical quantities नेक्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है